सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री एंड जीएस इश्यूज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत का इतिहास यानी इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और इसके पहले पार्ट में हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे यानी स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे और चैल्कोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे जिसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास का एक परिचय। अतीत की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। यानी आज से पहले जो कुछ भी घटित हुआ है उसकी जो जानकारी दी जाती है कि वह कब घटित हुआ, क्या क्या परिस्थितियां रहीं, उसके क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, उन सब के बारे में जो कुछ भी मिला जुला हम पढ़ते हैं उसको इतिहास कहा जाता है। और ये सरल तरीके से जानने के लिए इतिहास का विभाजन किया गया है विद्वानों ने। वो 3 भागों में किया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल जिसे प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। इस दौरान इंसान के पास कोई लिखित साक्ष्य यानी स्क्रिप्ट नहीं थे और यह पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर था। पुरातात्विक साधन मतलब जो कि खुदाई में चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि घड़े, कोई लिपि या कोई मोहर मिली, उन सबको पुरातात्विक साधन कहते हैं। कोई बस्ती मिली, जैसे कि हड़प्पा की पूरी बस्ती मिली थी मन के और आभूषण वगैरह में, वह सब पुरातात्विक साधन कहलाते हैं। और दूसरा पार्ट है इसका आद्य ऐतिहासिक काल से प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। यानी इस समय लेखन कला के प्रमाण है लेकिन उस लिपि की लिपि को पढ़ना कठिन है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। इस समय साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ। यानी 2500 BCE से लेकर 600 BCE तक हमें साहित्यिक को पुरातात्विक साधन मिलते हैं। यानी कि लिपि पढ़ने को भी मिलती है, लिखावट भी मिलती है और खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं वो भी हमारे पास भरपूर है, जिसके माध्यम से हम इतिहास बता सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। तीसरा पार्ट आता है ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिक एज कहते हैं। 600 BCE के बाद का काल, 600 ईस्वी पूर्व के बाद इसके लिए पर्याप्त लिखित सामग्री उपलब्ध है क्योंकि तब तक मानव सभ्य बन चुका था, ऐसा आधुनिक इतिहासकारों का मानना है। 600 ईस्वी पूर्व का समय भाई है जब महाजनपद काल चल रहा था और जो 16 महाजनपद भारत में बताए गए हैं जिसमें कुरु, पांचाल, मगध इत्यादि राज्य आते हैं, उसके बारे में ही बताया गया है। ये तब हमारे पास पर्याप्त सामग्री है क्योंकि तब तक विदेशी यात्री भी आया करते थे और साहित्यिक सामग्री भी पूरी उपलब्ध है, जिस कारण उस इतिहास के काल को समझना काफ़ी सरल है। अब सबसे पहले हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती है। यानी सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी ऐसी प्रागैतिहासिक बस्तियाँ मिली हैं जो कि काफ़ी समय पहले की हैं। और मेसोपोटामिया के नाम भी आता है जो कि सिंधु घाटी के काल की एक बस्ती है, उससे पहले की बस्ती है। तो वहाँ भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं कई सारे। यानी इसका मतलब वहाँ भी कोई ना कोई सभ्यता जन्म ली थी जो कि समय के साथ नष्ट हो गई। अब जानते हैं कि ये जब शुरुआत किसने की भारत में पाषाणकालीन सभ्यता यानी स्टोन सिविलाइजेशन की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई। और ये किसने आरंभ की? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रुसवुड, जो कि एक ब्रिटिश थे, उन्होंने पल्लवरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। यानी उन्हें सबसे पहले एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली और उसी के आधार पर उन्होंने आगे की खोज जारी रखी। उसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाकर उसका चेयरमैन बना दिया और तब उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड रहते हुए भारत में इतिहास लिखना प्रारंभ किया। अब मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है जो कि स्पष्ट रूप से बताता है कि इन तीनों एज में क्या क्या हुआ। सबसे पहले है पुरापाषाण काल। ये देखिए, ये जो आता है ये प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही आता है, पुरापाषाण काल वगैरह है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है 2500 ईस्वी पूर्व तक का काल है
प्रापाषाण 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 साल पहले ईस्वी पूर्व तक। इस समय आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, यानी कि शिकार करते थे और फल पत्तियां वगैरह बटोर कर खाया करते थे। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जो कि इसके बाद शुरू होता है 12,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। यहाँ ईसा पूर्व का मतलब है BCE। ठीक है, इसमें भी आर्किटेक्ट व पशुपालक थे, यानी शिकार भी करते थे लेकिन उसके साथ साथ घरेलू जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था, जो कि उनकी मदद करते हैं। इनके माध्यम से वो अपने खाने पीने की जरूरतें पूरी करते थे। इस समय शिकार की मात्रा कम हो गई थी, ऐसा माना जा सकता है। उसके बाद आता है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, जो कि 7,000 ईसा पूर्व से 28,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह भारत की लिए है, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये 7,000 ईसा पूर्व भी मानेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने बताया था कि ये प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही ये तीनों चीज़ें आया करती हैं। 2,500 के बाद हड़प्पा वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, सिंधु घाटी हड़प्पा, तो वो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, ये जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो भी एरा माना जाता है वो BCE माना जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो माना जाता है वो CE माना जाता है। ठीक है, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा ईसा मसीह, क्योंकि इतिहास ब्रिटिशर्स ने लिखना प्रारंभ किया था, तो इसीलिए हम लोग उनको ही एक लैंडमार्क मान के चलते हैं, और वहीं से उसके पहले उसके बाद की जो ईयर्स रहते हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं BCE और CE में। तो ये उल्टा चलता है, यानी जितना पहले का होगा उतना पुराना, और जितना नया होगा वो उतना नया होगा। अब CE के बाद दोबारा से होता है, वो BCE के बाद CE स्टार्ट होता है, यानी जब ये 100 हो जाएगा, 100 BCE हो जाएगा, उसके बाद से फिर CE चालू होगा, यानी 1 BCE तक, उसके बाद से फिर चालू होगा दोबारा से। जो कि जैसा आप आगे आगे पढ़ेंगे कि शक संवत आता है तो 78 CE आता है उसका नाम। ठीक है, 78 CE, यानी वो कॉमन एरा के बाद रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। BCE और CE को याद रखना। ये समय समय पर ये जो पत्थर के औजार वहाँ मिले हैं अलग अलग समय पे, पैलियोलिथिक एज में अलग, यानी प्रापाषाण एज में अलग, नवपाषाण नियोलिथिक एज में अलग अलग तरीके के मिले हैं, जिसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। ये उसकी कुछ चित्र हैं, और इस तरीके की चित्रकारी गुफाओं में देखने को मिलती है। इसमें भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। वहाँ पे इस तरीके की चित्रकारी देखने को मिली, जो कि जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, वो पेंटिंग्स बनाया करते थे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रापाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक एज। इस सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिमयुग से माना जाता है, यानी उस समय हिमयुग चल रहा था, इस समय कोई सभ्यता नहीं थी। उसके बाद जितने भी लोग उस हिमयुग यानी आइस एज में जीवित बचे, उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की और धीमे धीमे वंश आगे बढ़ाया, यानी कि प्रजनन के माध्यम से नए मानव को उत्पन्न किया, और धीमे धीमे नई सभ्यता का विकास हुआ, क्योंकि तब तक उन्होंने जानवर और पशु पक्षी भी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे, क्योंकि आइस एज खत्म होने के बाद दोबारा से प्रकृति नए सिरे से स्टार्ट होती। इसमें आग का आविष्कार हो चुका था, यानी लेकिन मानव उसका प्रयोग करना नहीं जानता था। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी दौरान घटित हुई है, यानी इस समय जो कुछ भी बनता रहता है, क्योंकि नेचर जो भी फॉर्म ली गई है, नेचर जिस तरीके से बनी है वो भी इसी समय बनी है। तो नेचर का डेवलपमेंट और इंसान का डेवलपमेंट साथ साथ हुआ है, इसीलिए ऐसा कहा गया कि 99% कहानी इसी दौरान घटित हुई है। मानव निएंडरथल, मानव की भी कई कैटेगरी हैं, जैसे कि बताया जाता है अंग्रेज या ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा कि पहले आदमी बंदर चिंपैंजी जैसा था, उसके बाद धीमे धीमे डेवलप होके वो आज के मानव जैसा हुआ है, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। तो जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं आ जाता है ऐसा, निएंडरथल, होमो सेपियंस, और भी कई तरीके के आते हैं, जो कि पूरा एक डेवलपमेंट दिखाया गया है। तो यहाँ हमारे लिए जो जरूरी है हम वो पढ़ते हैं। तो यहाँ मानव की जीविका का मुख्य आधार इस समय आखेट यानी कि शिकार था, और शिकार ही इसके मनोरंजन का साधन था। भोजन के लिए भी शिकार करना था, और इसके दौरान जो भी दौड़ भाग होती थी वही उसके मनोरंजन का साधन था।
इसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो क्या खाते थे वो? जानवरों का मांस, फल सब्जियां जो कि पेड़ पौधों पर उगती थी, और कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे, यानी जो भी जंगली शाक होती है वही खाया करते थे। इसका प्रमाण कैसे पता चलता है? क्योंकि उस दौरान की कुल्हाड़ी मिली है जिसे हैंड एक्स कहते हैं, विदार्ण यानी क्लीवर मिली है, और गड़ासा यानी खड़क का उपयोग भी इस समय हुआ करता था, जो कि खुदाई में हमें प्राप्त हुई है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके के ये टूल्स मिले हैं जो कि पहले के बहुत मोटे होते थे और कुछ छोटे भी होते थे, आगे जाकर ये और छोटे हो जाएंगे। इस तरीके से वो जीवन यापन किया करते थे गुफाओं में। तब इनके घर नहीं हुआ करते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, उनकी खाल ही पहनते थे। ये आप देख सकते हैं पहने हुए हैं। ये कुछ उपकरण इस तरीके के भी हैं। अभी इसके जो एविडेंस मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? तो ये पंजाब की सोहन नदी घाटी में मिले हैं, और उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, और राजस्थान के डीडवाना तथा नालंदा की घाटी से प्राप्त हुए। यानी ये हो गया पंजाब, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया राजस्थान, और ये हो गया एमपी यानी मध्य प्रदेश। इन 4 जगह से इसके एविडेंस हमको मिले हैं। इसके अलावा कई और स्थान हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ इतना ही ज़रूरी है। बाकी जो भी होगा वो हम आपको आगे बता देंगे। इस तरीके से चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे औजार यूज़ करते थे, कहाँ किस तरीके से रहा करते थे। इसके अलावा कर्नाटक में स्थित हुंसगी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्जाइट आदि पत्थरों से बने पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। यानी इन 4 तरीके के पत्थर से भी उपकरण मिले हैं, जो कि इसमें आपको दिख जाएगा। चूना पत्थर भी है, क्वार्जाइट वगैरह, डोलोमाइट वगैरह भी है, जो कि चट्टानों से तोड़ तोड़ कर उन्होंने अपने एक उपकरण बनाए थे, जो कि शिकार करने के लिए यूज़ होते थे, और उसकी खाल निकालने, उसको मांस फाड़ने के लिए यूज़ किए जाते थे। भीमबेटका, जो कि मैंने पहले बताया था, अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष व गुफाओं के शैल चित्र मिले हैं। इस तरीके से रहा करते थे। भीमबेटका में इसी तरीके की गुफाएं मिली हैं, और ये जो मैंने बताया था कि इस तरीके के ये चित्र मिले हैं, तो ये पुरापाषाण काल के ही पाए गए हैं, जो कि आज तक किसी अवस्था में है। यानी उनका रंग जो है कितना मजबूत रहा होगा कि समय के साथ खत्म नहीं हुआ। एमपी की नर्मदा नदी घाटी में हथनोरा गांव से प्रथम मानव अवशेष के रूप में 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज किसने की? 5 दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। यानी इनको अवशेष वहां मिली, होमो इरेक्टस मानव। पहले निएंडरथल था, उसके बाद होमो इरेक्टस भी उनको मिला है। यानी 2 अलग अलग तरीके की खोपड़ियों का आकार बदला है जब मानव का विकास हो रहा था। इसके अलावा यहाँ से जंगली जानवर भी मिल के अवशेष मिले हैं, यानी फॉसिल्स मिले हैं। हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के फॉसिल्स मिले हैं वहाँ से। उच्च पुरापाषाण युग, पुरापाषाण का भी 3 कैटेगरी है, उच्च पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण। ठीक है, मध्य पुरापाषाण भी बोला जाता है। तो उच्च पुरापाषाण में ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का प्रवेश हुआ। ये आप देख सकते हैं। जैसे जैसे 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक ये चीज़ डेवलप हुई, सबसे एंड में होमो सेपियंस का प्रवेश, जो कि आज का ज्ञानी मानव माना जाता है, और हम लोग इन्हीं की संतान माने जाते हैं विदेशी इतिहासकारों के हिसाब से। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष प्राप्त हैं। कुरनूल दक्षिण भारत में है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसी काल में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व भाषा एवं स्वरतंत्र का विकास बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। जबकि आप जो कि शास्त्र वगैरह पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से ये प्रकृति और मानव दोनों साथ साथ चले हैं, और इन चीज़ों का विकास साथ साथ हुआ है। जो कि इसकी जो 20 लाख वर्ष की अवधि बताई जाती है, ये उससे पहले भी हो चुका था। खैर, हमें ऐसे हिसाब से पढ़ना है तो हम वही पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा पाषाण काल। अब आगे देखते हैं। अब है मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज जिसे बोला जाता है। इसकी जो समय सीमा है, यानी इसका जो टाइम पीरियड, वो 12,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व, 12,000 BCE से 7,000 BCE तक है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या रही? इस काल में उपकरण छोटे हुए, यानी माइक्रोलिथ उपकरण का उपयोग बढ़ा। छोटे पत्थर, यानी उनका जो साइज हो गया वो और छोटा हो गया, ये देख सकते हैं। इस तरीके से ये
इनका साइज छोटा होते चला गया और नुकीले हो गए, जिससे शिकार करने, उसको फाड़ने, छिलने वगैरह में आसानी होती थी। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल को माना गया। इसके सबसे पुराने साक्ष्य जो मिलते हैं वो राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिली है। यानी इस टाइम पे पशुओं को पालना चालू कर दिया था, जो कि मांस और दूध के लिए देखा जा सके। मवेशी भी पालते हैं, कुत्ता वगैरह, सुअर वगैरह, ये सब पालना प्रारंभ कर दिया गया था। शिकार तो यहाँ बराबर में चल ही रहा था। मानव शिकार करके मछली पकड़कर और जंगली कंदमूल फल का संग्रह कर अपने पेट भरते थे, जो कि लगातार चल ही रहा था। हड्डियों से निर्मित उपकरण और आभूषण महदाह से प्राप्त हुए हैं। महदाह भी एक मीजोलिथिक साइट है। और इसके अलावा एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले हैं। ये भी एक मीजोलिथिक साइट है जो कि पूछी जाती है। तो इससे दो चीज़ों से क्या पता चलता है कि जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे, उनकी खाल से अपना बदन ढकते थे और उनकी हड्डियों से हथियार भी वगैरह बनाते थे और उन्हीं से आभूषण वगैरह बनाया करते थे, जो कि एविडेंस से मिले हैं। और दफनाते थे मरने के बाद, जलाते नहीं थे। इसलिए कब्र बनाई गई हैं, वो कब्र से ही मिले हैं। क्योंकि बताया गया कि आग का उपयोग करना उन्हें नहीं आता था। ये आप देख सकते हैं कि आग जला रहे हैं, आग जल चुकी है लेकिन इसका उपयोग कर नहीं पा रहे हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अ, मांस खाल निकाल रहे हैं और उसका मांस वगैरह खाते हैं और ये जानवर पालने शुरू कर दिए हैं। ये कुत्ता है, ये सुअर है, इस तरीके से। और ये जंगली कंदमूल फल है, इसको खा रहे हैं। आज भी अ, घने जंगलों में जो वनवासी वगैरह रहते हैं, जिनको आदिवासी कहा जाता है, वो भी इस तरीके से ही जीवन यापन करते हैं आज भी। और अफ्रीका में तो ये स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। वहाँ लोग आज तक स्टोन एज से बाहर निकल कर नहीं आए। हालांकि बाहर की दुनिया से उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। तो अब एक चीज़ और इसमें फैक्ट आया है कि पहला मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण से ही मिला। यानी जो कंकाल एक तरीके का पूरा मिला है, वो मध्य पाषाण से ही मिला है। इसे कार्बन डेटिंग करके पता लगाया जाता है ये कितना पुराना है। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय व मेहदा स्थान से मिला है। ठीक है, सराय नाहर जगह है, सराय नाहर राय भी बोला जाता है। मेहदा जो कि यूपी में है, वहाँ से पूरा कंकाल मिला है, जो कि मीजोलिथिक एज का है। ये एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब अगला एज है न्यूलिथिक एज, यानी नवपाषाण काल। इस समय तक मानव बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था। 7,000 ईस्वी पूर्व से 2,500 ईस्वी पूर्व तक भारत में इसका जो टाइम पीरियड रहा है। और यानी ईस्वी पूर्व यानी BC की। इसमें मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति है, यानी घर बनाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। गुफाओं से निकलकर घरों में रहने लगे थे। सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। यानी पहिया बनाकर सामान को ढोना वगैरह प्रारंभ कर दिया गया था। और आग का प्रचलन भी शुरू हो गया था, यानी खाना, मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। क्योंकि ये चीज़ें संभावना आधारित लिखा गया है, ये एक इतिहास, इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। अब ये जो पहले मैंने बताया था कुत्ता वगैरह, ये ट्रांजिशन पीरियड है दोनों का। यानी मीजोलिथिक के यहाँ से नियोलिथिक के स्टार्ट में पालना शुरू कर दिया गया होगा, ये एक फैक्ट है। और नवपाषाण काल की जो प्राचीनतम बस्ती है पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिली है। और यहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। गेहूँ, जौ और कपास उपजाना शुरू कर दिया था लोगों ने। इन 3 चीज़ों की स्पेशली खेती होती थी और इसका ही खाने में यूज़ करते थे। गेहूँ, जौ, कपास से कपड़े वगैरह बनाते थे या अपने उपयोगी और जो भी चीज़ें हैं वो बनाया करते थे। तो क्या क्या प्रारंभ हुआ? कृषि भी प्रारंभ हुई। पालतू जानवरों को पालतू बनाना शुरू हुआ। पहिए का आविष्कार किया, यूज़ करना शुरू हुआ और आग का यूज़ करना शुरू हुआ। घर बनाना शुरू कर दिया। अब है इलाहाबाद। इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल उगाने का प्रमाण मिला, यानी चावल की खेती भी वहाँ प्रारंभ होने लगी। देखकर मिलाकर खाद्यान्न फसलें उगाना शुरू कर दिया गया था। ये जो नवपाषाण काल के लोग थे, ये सबसे पुराने कृषक एवं ग्रामीण समुदाय के थे। यानी टाइम पीरियड के हिसाब से इनको सबसे पुराने कृषक और ग्रामीण समुदाय माना जाता है। क्योंकि घर बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो एक तरीके से कई घर मिलके गाँव बन गया और खेती भी प्रारंभ हो गई। तो
किसान यानी कि कृषक वो बन ही गए हैं। इस हिसाब से यही सबसे पुराने किसान हैं, यही सबसे पुराने गांव वाले लोग हैं, ऐसा आधुनिक इतिहासकारों का मानना है। मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घर यहाँ पर बने मिले हैं। और कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, यानी खेती भी करते थे और गाय बैल बकरी पालना भी शुरू कर दिया था इन्होंने। अब देखते हैं आगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये देख सकते हैं यहाँ इस तरीके से ये गेहूं जौ वगैरह का पीस कर खाने का उपयोग कर रहे हैं। और ये जानवर पालना शुरू कर दिए, आगे ये खेती भी हो रही है, घर बनाने शुरू कर दिए हैं। सरकंडे के बने घर ये इस तरीके से हैं, और यह बाहर मिट्टी भी थोपी जाती थी, जो कि आज के हिसाब से भी सही है काफ़ी, क्योंकि घर हर मौसम में अनुकूल रहता है। गर्मी के दिनों में ठंडक बनी रहती है अंदर, और ठंडक के दिनों में अंदर गर्मी बनी रहती है, क्योंकि मिट्टी आइसोलेशन का काम करती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में महदा स्थल, जो कि पहले ही बताया था, महदा जो कि मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल का भी है और नवपाषाण काल भी है। यहाँ पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, यानी जानवरों को पालने का बाड़ा एक मिला है। भीड़, बकरी, हिरण, जंगली सुअर की हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं इसी स्थान से। यानी भेड़ और बकरी भी पालते थे, हिरण भी मार कर ला जाते थे, और जंगली सुअर की हड्डी भी उनको मिली है। मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान, यानी दूध देने वाले जानवर भी पालना शुरू कर दिए थे, जैसे कि गाय भैंस वगैरह हैं, इनको मवेशी कहा जाता है, तो उनके खुर के निशान वहाँ मिले हैं। तो इस तरीके से मानव काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुका था, और एक तरीके से गांव बन गए थे, गांव बनने शुरू हो गए थे। लोग पॉलिशदार पाषाण उपकरण का यूज़ करते थे, और जो कि काफ़ी पॉलिशदार थे और छोटे हो गए थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग हो गया, जिसको सेल्ट कहा जाता था। अब इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग करते हैं, यानी सिलने वाले जो रहते हैं नुकीले, वो बहुत ही सूक्ष्म हो गए थे। ये देख सकते हैं, ये ये कुल्हाड़ी मिली थी, और ये पॉलिशदार उपकरण जो कि चमक रहे हैं, और ये इनको कहते हैं फलक। ये ठीक है, ये काफ़ी माइक्रो हुए थे, तो इन तरीके की चीज़ों का वो प्रयोग करते थे। बुरजहूम जो कि कश्मीर में है, यहाँ प्राचीन भूमिगत गर्त आवास व 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं। तो क्या क्या मिला है? 5 भूमिगत गर्त आवास, इसका मतलब जमीन के नीचे घर, क्योंकि कश्मीर ठंडी जगह है, तो वहाँ जमीन के नीचे घर बनाते थे, ताकि ठंडी के दिनों में आराम से रह सकें। इसके अलावा जंगली कुत्ते भी पालने शुरू कर दिए, जैसे कि पहले बताया था। 12 सिंहों की सींग के अवशेष मिले हैं, इनका उपयोग अपने अपने हिसाब से वो लोग करते होंगे। 12 सिंह पे मांस खाते थे। बुरजोम तथा गुफ कराली, कश्मीर प्रांत में 2 जगह हैं जो कि नवपाषाण काल की हैं। ये अनेक प्रकार के मृदवान यानी सामान वगैरह रखने के लिए, मृदवान यानी घड़े, कुंभ वहाँ मिला है। और बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण औजार भी प्राप्त हुए हैं। जानवरों को मारकर जो हड्डियाँ निकाली गई हैं उससे औजार बनाते थे, वो भी मिले हैं एविडेंस में। यहाँ कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था, इसके एविडेंस मिले हैं। यानी कब्र से इंसान का कंकाल और कुत्ते का कंकाल दोनों साथ में मिले हैं, जो कि ये माना जाता है कि कुत्ता और इंसान का संबंध हमेशा से साथ साथ है, तो इनको मरने के बाद भी साथ साथ रहना चाहिए, ऐसी इनकी मान्यता रही होगी। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के तट पर चिरांद, ये जो स्थल है चिरांद, ये नवपाषाण काल का स्थल है। यहाँ से हड्डियाँ मिली हैं, गेहूं की बालियाँ मिली हैं, और पत्थर के औजार मिले हैं, तथा सींग के औजार भी मिले हैं। तो पूरा वही पैटर्न चला आ रहा है। इस तरह की चीज़ें ये एविडेंस के रूप में पूछे जाते हैं। संगन कल्लू, बेल्लारी कर्नाटक से राख के टीले मिले हैं, यानी आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था इन्होंने, और उससे जो लकड़ियाँ या जलाने के बाद जो राख बचती थी उसको एक जगह इकट्ठे करते रहे होंगे, और जिस तरीके आज गोबर के दिल्ली बन जाते हैं जगह जगह, देखा हुआ आपने, खूब सारा गोबर इकट्ठा कर दिया जाता है, इसी तरीके से राख इकट्ठी करते चले गए, तो राख के टीले मिले हैं। पिटली हिल कर्नाटक से राख के ढेर मिले हैं, और निवास स्थान मिले हैं, यानी घर मिले हैं वहाँ से जमीन के नीचे। उत्तर प्रदेश की चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ मिली हैं, व हस्त निर्मित मृतभांड मिले हैं, यानी हाथ से बनाए हुए बर्तन मिट्टी के मिले हुए हैं। और जो भी व्यापार मधुमक्खी की छत्ते जैसा, जो कि मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं बनाई गई थी, बस रहने के हिसाब से बना ली गई थी। असम के चारों तरफ से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृतभांड मिले हैं, यानी बर्तन जो मिले हैं
वो रंगे हुए मिले हैं, इसलिए वो चित्र बोला गया। और काफ़ी पुरानी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं इस समय। अब जो हमारा अगला पीरियड है वो है ताम्रपाषाण काल। ठीक है। ताम्रपाषाण काल को चैल्कोलिथिक एज बोला जाता है। इस समय लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। ये नवपाषाण काल की बात करें तो गांव के लोग थे ही। और ये देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं, यानी सादा समतल जमीन मैदानों में नहीं थी, ये नदियों के पास थे और पहाड़ी जमीन यानी ऊंचाइयों पर बसते थे। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग इन्होंने प्रारंभ किया। इससे पहले कोई धातु का यूज नहीं बताया गया। सबसे पहले तांबा धातु इन्होंने बनाई और उससे जो इंसान ने सबसे पहला औजार बनाया वो थी कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी की अपेक्षा तांबा धातु की कुल्हाड़ी से शिकार करना काटना बहुत ही आसान हो गया, इसलिए ये और भी विकसित माने जाते हैं। इस सभ्यता का जो विस्तार रहा वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्वी भारत में रहा है। यानी कुल मिला के सुदूर दक्षिण में नहीं देखा गया, लेकिन उत्तर भारत और थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया देखा गया है। राजस्थान में आखड़ और गिलून में बनास घाटी के सूखे भागों में स्थित है। एक नदी है, नदी के जो सूखे भागे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर, और वहाँ के सूखे भागों में ही इस सभ्यता पाई गई है, वहाँ एविडेंस मिले हैं। महाराष्ट्र की भीमा नदी की जो सहायक नदी है जिसका नाम है घोल, इसके पास है इनाम गांव, काफ़ी फेमस जगह है। वहाँ से ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती मिली है जो कि किलाबंद और खाई से घिरी हुई। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण काल की एक बहुत ही फेमस संस्कृति है और इसी के अंतर्गत नाम गांव और कई तरीके की चीज़ें आती, कई तरीके की साइट आते हैं जो कि हम आगे बताएंगे अभी। तो इनाम गांव जो है वो किलाबंद बस्ती, यानी चारों तरफ दीवार बनाई गई थी और उसके अंदर गांव बना हुआ था और खाई से घिरी हुई, जो कि दूसरों से सुरक्षा करने के लिए ही बनाई गई हुई। तो ये एक बहुत ही फेमस है, इसको याद रखिए। गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है जोरवे गांव। यहाँ से जोरवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यानी संस्कृति काफ़ी एरिया में होगी, लेकिन जो मेन इसके नाम से ये बना है वो जोरवे गांव है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1400 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक रहा, यानी महाजनपद काल के, यानी जो शहर बड़े बड़े बने हैं उनसे पहले तक ये योरवे संस्कृति रही। और इसका 700 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक आते आते काफ़ी ज़्यादा इसका डेवलपमेंट हो गया हुआ। तो यहीं से जोरवे संस्कृति विकसित हुई और मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई है ये संस्कृति। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इसके जो प्रमुख हैं जोरवे संस्कृति के वो हैं जोरवे संस्कृति है ताम्रपाषाण संस्कृति, सोनगांव, इनाम गांव, चंदौली, चंदौली यूपी के एंड में आता है, सॉरी एमपी के एंड में। और जोरवे है, नासिक है, दायमाबाद है, नवदा टोली मध्य प्रदेश आदि। नेवासा महाराष्ट्र भी आता है। तो ये जो है कि ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल हैं, इनको याद रखना। नेवासा जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ पटसन के प्रथम साक्ष्य मिले, यानी नदी किनारे का एरिया है तो पटसन का भी बनाना शुरू कर दिया गया था। लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण, यानी कुम्हार जो काम करता है वो काम भी शुरू हो गया था, चाक पर बर्तन बनाने लगे थे। और लाल कलर, लाल मिट्टी के बर्तन, और उसके ऊपर काले कलर से डिजाइन बनानी उन्होंने शुरू कर दी थी। काले डिजाइन कैसे बनाई? कोयले को पीस कर, कोयले का रंग बनाकर और उससे काले डिजाइन बनानी शुरू कर दी गई थी। नवदा डोली मध्य प्रदेश में है। यहाँ से चित्रित काले मृदबान मिले हैं, वही जिस तरीके से ये ऊपर बताया गया कि लाल बर्तनों के ऊपर काले रंग से चित्रकारी की गई है, सिंपल। इसका जो उत्खनन किया था वो S.D. साकलिया ने किया था, जो कि पुरातत्ववेत्ता हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किया था। दायमाबाद महाराष्ट्र है। यहाँ से कलश शवादान और कलश को घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। दायमाबाद यानी दायमाबाद या दैमाबाद जो ये है, ये सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल है। इसको जरूर से जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे बड़ा ताम्रपाषाण है, चारगोरिक साइट है। और यहाँ से कलश शवादन, यानी कि बच्चा वही मर जाता था तो उसको कलश में रखकर दफना दिया जाता था, और घरों के नीचे ही रखने का प्रमाण, यानी बाहर नहीं लिखते थे, घरों के नीचे ही दफना देते, आंगन में गड्ढा पूर के उसको दफना दिया जाता था। तो इस तरीके से ये मिला है। ताम्रवती राजस्थान, सफ़ेद रेखी चित्रों से सजे काले मृदबांध, यानी
यहाँ से काले कलर के बर्तन मिले हैं, लेकिन उनके ऊपर जो चित्रकारी की गई वो सफ़ेद रंग से की गई। अब सफ़ेद रंग कहाँ से आया? चूना पत्थर से। चूने को पीसने के बाद जो पत्थर बना, चूने को पीसने के बाद जो रंग मिला, उसी से उन्होंने चित्रकारी की। तो ये दायमा बात जरूर से याद रखना, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ये औजार मिले हैं, ये जो बनाते थे। तांबे के बलून कितने नुकीले हैं, और इन सब का प्रयोग करते थे। ये कुल्हाड़ी वगैरह हैं, इस तरीके से तांबा बनाते। ये देखिए किले बंदोबस्ती, ये पूरा उन्होंने वो बना रखा है ऊपर देखने के लिए। वॉच टावर, ये किले बंदोबस्त के अंदर पूरा गांव बना है, और ये तांबा बनाया जा रहा है। ये इस तरीके के घर बनते थे। पीछे देख सकते हैं आप किला बंदोबस्ती ऊंचाई पर। यानी अब जो किला बन रहे, तो इसका मतलब वहाँ राजा भी होगा उनके खुद का, जो भी मुखिया माना जाता होगा। तब वो ऊंची जगह पर रहता होगा, बाकी लोग नॉर्मल नीची जगह पर मिट्टी के घर बना के रहते हैं। जी गोलाकार घर बने हैं, कोन शेप में, ठीक है। अब थोड़ा दक्षिण भारत में आ जाते हैं। दक्षिण भारत में ये संस्कृति पाई गई है। वृहत पाषाण या महापाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में हुई। यानी ये वो जगह थी जहाँ व्यक्ति को दफना दिया जाता था मरने के बाद, तो उसके चारों तरफ खूब बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, जो कि एक पहचान थी कि इस जगह पर मरे हुए लोग दफन हैं। इसको महापाषाण संस्कृति बोला गया, और ये दक्षिण भारत में स्पेशली पाई गई है। ये कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। मेहरगढ़, जो कि हमने पहले पढ़ा था, पाषाण संस्कृति से एक हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी स्टोन एज से लेकर और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ तक एविडेंस मिले हैं। उसका नाम है मेहरगढ़। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट याद रखना। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी, इसका नामकरण हस्तिनापुर में हुआ। हस्तिनापुर क्या है? हस्तिनापुर एक गांव माना जाता है। वैसे तो महाभारत के हिसाब से एक पूरा एक राजधानी थी ये, लेकिन जो जगह मिली है छोटी सी, वो गांव ही मिली है, मेरठ में मिली है। 1951-52 में बीवी लाल, जो कि पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने मेरठ में इसका उत्खनन किया, यानी खुदाई में ये जगह प्राप्त हुई है। और वहीं पर जो बर्तन मिले हैं, उसको गैरिक मृदभांड पात्र बोला गया, ठीक है। अब ये फैक्ट देख लेते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, जो कि जो पुरापाषाण काल था, पैलियोलिथिक एज, उसके ही 3 पार्ट कर दिए गए, निम्न, मध्य और उच्च, जो कि बताया था हमने। इसका पीरियड था 20 लाख से 12,000, तो उसको किस तरीके से तोड़ दिया गया। निम्न पुरापाषाण काल 20 लाख पूर्व से स्टार्ट होता है, चलता है, ठीक है, 80,000 तक। 80,000 से पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण शुरू हो जाता है 35 तक, और 35,000 वर्ष पूर्व से 12,000 तक उच्च पुरापाषाण चलता है। 12,000 से मध्य पाषाण शुरू होता है, तो 12 से 10 या 7 तक चलता है। फिर यहाँ 10 या 12 से नव पाषाण शुरू हो जाता है, जिसमें आरंभिक कृषक और पशुपालक, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। फिर 6,000 या 7,000 से चालू हो जाता है ताम्र पाषाण, जो कि 2,500 तक चलता है। यहाँ तांबे का उपयोग हुआ। और 2,500 यानी 2600 से हड़प्पा सभ्यता। अब थोड़ा थोड़ा अंतर ऐसा इसलिए क्योंकि कई किताबों में अलग अलग दिया रहता है, और ये ट्रांजिशन पीरियड में भी चलता रहा है विकास, इसलिए कुछ लोगों ने अंतर रख दिया है इसमें, ठीक है। तो 2600 या 2500 से हड़प्पा सभ्यता चालू हुई, और 1,000 ईस्वी पूर्व तक आरंभिक लौहकार यानी महापाषाण समाधान, जो कि ये बताया गया, ये यहाँ का फैक्ट दे दिया गया है। ये जो मृतक को दफनाने के लिए ये महापाषाण मिले हैं, ये 1,000 ईस्वी पूर्व तक मिले हैं। यहाँ से ये सभ्यता प्रारंभ हो जाती है। लोहे का आविष्कार शुरू हो जाता है 1,000 ईस्वी पूर्व से, यानी सिंधु घाटी के एंड होते होते ही ये स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर देखें, यहाँ पर वैदिक सभ्यता आ जाती है, जो कि 1500 से स्टार्ट होती है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। 1500 BCE से स्टार्ट हो जाता है वैदिक सिविलाइजेशन, जो कि 600 तक चलता है, जिससे कि नवपाषाण में भी उन्होंने रिलेटिव। यहाँ पर जो हमने देखा, ये जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति के साथ में वैदिक संस्कृति, उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति चल रही थी, और दक्षिण भारत में उसको ही जोरवे संस्कृति बोला गया। फिर आरंभिक ऐतिहासिक काल, जो कि हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, वो 600 से 400 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अन्य पुरातात्विक स्थल जो मिले हैं वो ईसमपुर कर्नाटक, जो कि एग्जाम में पूछे हैं, गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु, डीडवाना आहार राजस्थान, जो कि हमने इसी साइड में पढ़ा है। ये 2 चीज़ें और जरूर याद रखना, ईसमपुर कर्नाटक और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये मेरे चैनल का नाम है श्री वाई दिव्यांग रवि जी, इसको जरूर देखते रहना।
और इस तरीके के चैनल का लोगो आपको मिलेगा GH थ्रू। इसमें आपको और भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि समय के साथ वीडियो डालते जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना। वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना हमको कि वीडियो आपको कैसा लगा, और उसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी मिल सके। और ये जो मैंने बताया है, यहाँ सीधे सीधे एक तरीके से नोट्स दे दिए गए हैं। या तो आप इनको सीधा नोट कर लेंगे, इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेना, सीधा आपको यहाँ से मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप कमेंट में ज़रूर करना कि आपको कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, नोट्स आपको कैसे लगे, इसको ज़रूर हमारे पास कमेंट में लिखना, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहें, कोशिश करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।